यदि कोई बंदा मेहनत करके पैसा कमाता तो आज मजदूर आदमी सबसे ज़्यादा अमीर होता। तो पैसा कभी भी मेहनत से नहीं आता है, पैसा भाग्य से आता है, पैसा पुण्य से आता है, पैसा संस्कारों से आता है। कि ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपको गलत चीज़ खिलाने के लिए किसी जीव जंतु को नहीं कहती है। आप जाने अनजाने में कर रही हैं तो इसके कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हम समझेंगे एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल डीप से कि अब जैसे हमने सुना है कि भाई एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ करने से, एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करने से आप अमीर हो सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम सब ने सुना है, बहुत सारी रेमेडीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से ही आप तक पहुंची है, बट हमें इसका पीछे का लॉजिक नहीं समझ आता। तो आज बिल्कुल डीपली एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, क्या होते हैं ये 12 घर, राशियाँ, ये सब क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत थी और हमने थर्ड टाइम इनवाइट किया आचार्य लवभूषण जी को। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और आज सर हमें बताएंगे एस्ट्रोलॉजी इन डीप, क्योंकि हमने जो सर के साथ पहला पॉडकास्ट करा था वो भी ऐसा ही करा था कि भाई जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनको भी सर करोड़पति बना सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो, वो मेहनत करने को तैयार हो तो। और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से भी ये चीज़ पॉसिबल है अगर कोई इंसान अपना कर्म अच्छे से करता है तो सर क्या लगता है आपको, कितनी पावरफुल है आपकी एस्ट्रोलॉजी? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो ये मेरी एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी भगवान गणेश जी के कहने पर पाराशर जी के द्वारा लिखी गई थी। और जब ये एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी तब पाराशर जी ने और धन्वंतरी जी जो आरोग्य के देवता हैं उन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर लिखा था और पाराशर जी ने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लिखा था। तो ये जिसमें हम सभी लोगों को, देवी देवताओं को जानना था कि हम इसकी मदद से, प्रकृति की मदद से कैसे वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे अमीर बनाती है, कैसे पैसा बनाती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, आज 97% लोग आज के डेट में वो काम नहीं कर रहे जिस काम के लिए वो पैदा हुए हैं। उन्होंने वो प्रोफेशन को नहीं चुना जिस प्रोफेशन के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी अभी आपने एक छोटा सा बच्चा मैंने देखा है कि वो भगवान बार बार श्रीमद् भागवत के रूप में कहता है कि भागवत कथा एक वो मॉड्यूल है जिसे आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट से, जिसमें वो बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो मैं उस बात से बड़ा इंस्पायर हुआ। तो मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी भी वो प्रोडक्ट का मॉड्यूल है, वो आपका एक मॉड्यूल है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं तो ये आपको बताती है कि आप इस जीवन में क्यों आए हैं, आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में काम करना है, ऐसे कौन से कार्मिक डेप्थ आपकी लाइफ में रह गए हैं जो आपको पूरे करने हैं। आपका जन्म जीव कल्याण और मानव कल्याण के लिए हुआ है, उसे करते हुए किस प्रकार से आप पैसा कमा सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। पर सर जो बिल्कुल गरीब हैं उनके लिए आप क्लेम करते हो एक तरीके से कि मैं बना सकता हूँ उन्हें अमीर, और जैसे कि उन्होंने, आप कह रहे हो कि राइट प्रोफेशन में नहीं घुसते वो, लेकिन उन गरीबों के पास चॉइस भी तो नहीं होती ना कि हम ये काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं ना। एस्ट्रोलॉजर्स का वो होता उनके पास एक्सेस कि भाई उनकी ना फीस होती ना कुछ होती, तो उनके पास जो पहले ऑप्शन मिलता है वो तो वही करते हैं। तो उस वे में थोड़ी उनको कोई हेल्प मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी तब एस्ट्रोलॉजी लिखने का एक जो मेन कारण ये रहा था कि किस प्रकार से हम अपने देवी देवताओं को और ज़्यादा पावर दे सकते हैं। ये राजा महाराजाओं के लिए या देवी देवताओं के लिए बनी थी। जो ये वास्तु की बात करते हैं तो यदि वास्तु जो पुरुष का जन्म हुआ था, जिसमें भगवान परशुराम विश्वकर्मा जी ने जो उन्होंने वास्तु के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, तो उन्होंने ये पूरा जो एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या नंबर्स की बात करती है राजा महाराजाओं के लिए या फिर बड़े बड़े देवी देवताओं के लिए बनी थी, किस प्रकार से आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपनी पावर को और ज़्यादा ले सकते हैं। यह प्रजा के लिए, आम आदमी के लिए नहीं बनी थी। जैसे आप देखेंगे कि पुराने टाइम में, समय में एक जब नगर का विकास होता था तब ये वास्तु के अनुसार देखा जाता है कि राजा को कहाँ बिठाया जाए और प्रजा को कहाँ बिठाया जाए। हर राजा के दरबार में 2 लोग विद्यमान हमेशा रहते हैं, एक राज ज्योतिष और एक राज वैद्य। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई थी तब पाराशर जी ने एस्ट्रोलॉजी को लिखा था और धन्वंतरी जी ने आयुर्वेदा को लिखा। तो उसी प्रकार से अभी ये एस्ट्रोलॉजी का चलन इतना ज़्यादा एकदम से आप देख रहे होंगे पिछले कुछ सालों से हो गया है, जिसमें ये बात आ गई कि किसी गरीब को हम अमीर कैसे बना सकते हैं। पहले बात तो ये बात आपको सोचने की, पहले बात ये सोचिए कि यदि आपको 100 करोड़ रुपये कमाना है तो सबसे पहले 1 करोड़ से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, और आपको 1 करोड़ रुपये कमाना है तो आपको 1 लाख से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप पहले 1 लाख पे पहुँचेंगे,
फिर आप 1 करोड़ पे पहुंचेंगे, फिर आप 100 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। यदि आप कोई बंदा ये मुझसे आकर ये बोले कि मैं सर अभी महीने के 50,000 रुपये कमा रहा हूँ और मैं 100 करोड़ का आदमी कैसे बन जाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है कि हम पहले 50,000 वाले को 2.5 लाख तक पहुंचाएंगे, 2.5 लाख वाले को 5 लाख तक पहुंचाएंगे, फिर 10 लाख तक पहुंचाएंगे। जब 1 करोड़ पे आपके पास आ जाता है तब पैसे से पैसा बनना अपने आप शुरू हो जाता है। आपके खर्चे तो एक तरफ की लिमिट है ना, उसके बाद तो आपके पैसा ही है, पैसे से पैसे को आना है। आज हम मुकेश अंबानी है या अडानी है, आज 1,000 का काम कर रहे हैं या 1 लाख करोड़ रुपये का काम कर रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा थोड़ा ना कि आज इन्हें पैसे की कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये एस्ट्रोलॉजी काम क्या करती है। आपने क्या एक वो राइट प्रोफेशन को चूज़ किया है जिसके लिए आपकी कुंडली बनी है। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। सर सॉरी आपको कट करो, बिफोर हम राइट प्रोफेशन की बात करें, अब जैसे विराट कोहली है या कोई फुटबॉलर है जो बहुत पैसा कमा रहा है, जो क्रिकेटर्स हैं, तो पहले ज़माने में तो देवी देवताओं के लिए स्पोर्ट्स से इनकम आना तो पॉसिबल ही नहीं था, और वो बचपन से स्पोर्ट्स में है जो ऐसे कामों से पैसा कमा रहे जो पहले थे ही नहीं। तो वो फिर वो कैसे, मतलब वो भी तो एक एग्जाम्पल है ना कि आपको ज़रूरी नहीं कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही चीज़ें करो। ऐसे भी एग्जाम्पल है जो बाय डेस्टिनी ही वो चीज़ करने के लिए बने हैं। तो इंसान फिर एस्ट्रोलॉजर को क्यों लाए अपनी लाइफ में, अगर वो मेहनत से सब कुछ अचीव कर सकता है तो एस्ट्रोलॉजर की नीड कहाँ आती है? देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की कि मेहनत से, यदि कोई बंदा मेहनत करके पैसा कमाता तो आज मजदूर आदमी सबसे ज़्यादा अमीर होता। तो पैसा कभी भी मेहनत से नहीं आता है, पैसा भाग्य से आता है, पैसा पुण्य से आता है, पैसा संस्कारों से आता है। आपने पिछले जन्म में क्या पुण्य किए हैं, क्या आपने संस्कार दिए पिछले जन्म में किए हैं, वह आपके जन्म में आपको काम आ रहे हैं। यदि आप उन 1% जनता को देखकर चलेंगे जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे संस्कार, पुण्य या कर्म किए और वह जन्म में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो 99% लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपकी यह इच्छा है कि हम भाग्य को अपनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे गर्मी में के अंदर बैठे हैं, तो हमें गर्मी को दूर करने के लिए एसी की ज़रूरत है, तो हमने एसी लाए और एसी को चला लिया तो हमारी गर्मी दूर होगी। इसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी ये हमें बताती है कि आपका भाग्य आपके साथ में है कि नहीं है। जैसे 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। अब पहला जो भाव है वह आदमी के समय को बताता है कि मैं क्या हूँ, मेरी बॉडी कैसी होगी, मैं कैसे बातचीत करूँगा, मेरा रूप रंग कैसा होगा। और इसमें 11वां भाव होता है, वो इच्छा पूर्ति का भाव होता है, वह लाभ का भाव होता है, जो आदमी को ये बताता है कि आप जो भी काम करेंगे आपको लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और 12वां भाव नुकसान या घाटे का होता है। यदि किसी लगन लोड का मालिक, से 12 राशियां हैं, आपको सभी को मालूम है कि 12 राशि हैं और 12 राशियों के 9 ग्रह उनके स्वामी हैं। तो यदि पहली राशि में मान लीजिए 1 नंबर राशि बैठी हुई है मंगल ग्रह की एरिस, और उसका मालिक 11वें भाव में जाकर बैठ जाता है, तो इसका मतलब जातक जन्म से ही भाग्यशाली है। वह किसी भी काम को करेगा तो भाग्य उसका साथ देगा, क्योंकि वह भाग्य को साथ में लेकर पैदा हुआ है। इसी प्रकार भाग्य का घर कौन सा है? नवम घर है। नवम घर का मालिक 11वें घर से में जाकर बैठ गया। अब नवम घर में यदि कारपुरुष की कुंडली में 1 नंबर घर में मेष की राशि बैठी है तो नवम घर में धनु राशि होगी। अब धनु राशि का मालिक कौन है? गुरु। यदि वह 11वें घर में जाके बैठ गया तो इसका मतलब व्यक्ति अति भाग्यशाली है। लगन का मालिक भी 11वें घर में जाके बैठ गया और नवम का मालिक भी 11वें घर में जाके बैठ गया, या फिर इन दोनों का मालिक 3rd हाउस में जाके बैठ जाए, 5th हाउस में जाके बैठ जाए, नवम घर में जाके बैठ जाए, या किसी भी एक अच्छे घर में जाकर बैठ जाए, तो आदमी भाग्य का मालिक हो जाता है, भाग्यशाली हो जाता है। इसके विपरीत यदि पहले घर का मालिक 6ठे घर में जाके बैठ गया, 6ठा घर किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। तो व्यक्ति की लाइफ शुरू से ही वह अपनी लाइफ को रोग, ऋण, शत्रु, मतलब अपनी हेल्थ बीमार हो जाएगी, या उसका पैसा कोर्ट केस में जाता रहेगा, या फिर इसी चीज़ विवादों में वह उसकी लाइफ चलती रहेगी। अब पहले घर का मालिक 8वें घर में हो जाए तो यह जो विवाद हैं ये और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। यदि पहले घर का मालिक 12वें घर में जाके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटलों के चक्कर उसके बार बार लगेंगे, जेल जाने का हो सकता है, या वह खुद बीमार ना हो, उसके परिवार में कोई बंदा बीमार हो जाए, उसके जितनी भी इनकम है वहाँ पे जाके लगी रहे। तो इस प्रकार से ये कुंडली के माध्यम से हमें जान सकते हैं। अब एक गरीब आदमी की बात करते हैं। देखिए, अब आप इसको अकेला पैसे से मत जोड़िए। मान लीजिए एक आदमी है, उसकी इनकम 1 लाख रुपये है, लेकिन वो 1 लाख रुपये उसका नहीं बच रहा है। वह चाहता है कि 1 लाख में से उसका खर्चा 30-40 हज़ार रुपये हो,
जो उसका परिवार का खर्चा है, बाकी 50-60 हज़ार तो बच जाए, वैसे भी खुश है। वह इसको ही अपने आप को लखपति मानता है, लेकिन खर्चा तो इसकी इनकम तो 1 लाख रुपये है और खर्चा उसका 1.25 लाख रुपये है, जबकि उसको 25,000 रुपये बिल पूरा करने के लिए कहीं से ना कहीं से लोन लेना पड़ रहा है। तो क्या हम उसका जो पैसा उसका व्यर्थ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, अब वो उसके पूर्व कर्मों की वजह से है या इस जन्म के कर्मों की वजह से, तो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से यहाँ पे उसकी हेल्प करते हैं कि आप किस प्रकार से आप अपने घर की बीमारियों को बचा सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं, या जो काम आप करने निकलते हैं वो काम क्यों नहीं होता है। अभी मैं उसको आपको एग्जाम्पल के द्वारा उसको बताऊँगा। सर अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे ऐसा कहते हैं जब हम गर्भ में होते हैं तभी जो स्टार्स होते हैं वो एक फ़ोटो खिंच जाती है जिसे हमारी कुंडली कहा जाता है ना, वो हमारा हॉरोस्कोप है। और आपने जैसा कहा कि हम पिछले जन्मों से लेकर आए हैं, कितने हमने पुण्य करे, कितने हमने पाप करे, कितना हम इस जीवन में भोगेंगे, ये डिसाइड कर दिया यूनिवर्स ने। अब मान के चलो हम उस हिसाब से ही भोग रहे हैं। कोई अगर ख़राब हॉरोस्कोप लेकर आया, वो परेशान है बेचारा, अब वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास आता है और वो कहता है जी मेरा तो करो कुछ कल्याण। आपने उसे रेमेडी दी, जो भी प्लैनेट वगैरह चेंज करे, अब वो बढ़िया चलने लगा, पर यूनिवर्स ने उसका भाग्य ऐसा बनाया था कि ये तो भोगेगा, आपने उसको बदल दिया। तो मतलब आप यूनिवर्स की बनाई चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया आपने बात की। जब ज्योतिष लिखा गया था भगवान गणेश जी के कहने पे पाराशर जी के द्वारा, तब उन्होंने बताया कि पूर्व कर्मों के कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। तभी मार्कंडेय जी, ऋषि एक मार्कंडेय जी हुए थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए कि ऋषि, जिन्होंने पिछले जन्म में भूलवश किसी भी वजह से कोई कर्म, गलत कर्म या सही कर्म कर दिए, तो क्या उसको प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ये बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रायश्चित करने का मौका तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि यदि प्रायश्चित करने का मौका मिलना चाहिए तो इसके उपाय भी इसी के अंदर, कुंडली के अंदर लिखे जाने चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, करना उस मालिक ने है, उसी मालिक ने इस चीज़ों को लिखा है, ईश्वर ने इस चीज़ों को लिखा है। लेकिन इस एस्ट्रोलॉजी में यह बताया गया है कि आप किन प्रकार से इन चीज़ों को करते हैं तो आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने पता है कि हमारा जो शरीर है वह कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? 5 तत्वों से बनकर मिला हुआ है, जिसमें अग्नि, वायु, पानी, पृथ्वी और स्पेस, आकाश तत्व है। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में ये माना गया है कि जो हमारा शरीर है वो 4 तत्वों से मिलकर बना गया है, जिसमें उन्होंने स्पेस तत्व को सभी के अंदर विद्यमान माना है। लेकिन पंच तत्व ये एक नई, इसके अंदर एक खोज हुई है। अब कैसे इसको देखते हैं कि हमारी राशियाँ कितनी हैं? 12 राशियों को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। 1, 5, 9 ये धर्म की राशियां हैं, ये अग्नि की राशियां हैं। 1 नंबर राशि मंगल, जैसे ही आपका जन्म होता है तो 1, 5, 9 राशि का आपस में मिलन होता है। मंगल मैंने शरीर। 5 नंबर सूर्य की राशि, सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। और 9 नंबर राशि गुरु, जिसे ऑक्सीजन यानी कि हमारे शरीर में जो प्राण वायु है वह गुरु ग्रह से देखी जाती है। तो 1, 5, 9 जो राशियां हैं जिन्हें अग्नि ग्रह की राशि कहा जाता है, जब भी आदमी का जन्म होता है तो 1, 5, 9 राशियाँ मिलती हैं, तभी आदमी का जन्म वहाँ पे होता है। 2, 6, 10 पृथ्वी की राशियाँ, जिसमें 2 नंबर का मतलब है वृषभ राशि, 6 नंबर का राशि है मतलब है कन्या राशि, और 10 नंबर का मतलब है मकर राशि। ये तीनों पृथ्वी की राशियाँ हैं। और उसके बाद आती हैं 3, 7, 11 वायु की राशियाँ, इसमें मिथुन राशि, 7 नंबर तुला राशि और 11 नंबर कुंभ राशि। और 4 बार 8 बार आती है मोक्ष की राशियाँ। जैसे आदमी को पैसा कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया, तो उसके बाद मोक्ष की बात करते हैं। 4 नंबर जिसे कर्क राशि कहा जाता है, 8 नंबर वृश्चिक राशि और 12 नंबर मीन राशि। अब मैं एक बात बताता हूँ कि आदमी कैसे काम करता है। जैसे आदमी धर्म मोक्ष करता है, सबसे पहले उसे क्या मिलती है? शिक्षा, मतलब धर्म के बारे में बताया जाता है कि आप किस लिए हैं। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए, सिख धर्म में पैदा हुए, इस्लाम धर्म में पैदा हुए, जिस या किसी भी धर्म में पैदा हुए, वैसी प्रकार की आपको शिक्षा मिलती है, आप बड़े होते हैं। उसके बाद ये माना गया कि एक आदमी की आयु 120 साल है, तो पहले 20-25 साल उसको शिक्षा में लग गए। उसके बाद वह अर्थ में आता है। अर्थ का मतलब शादी, विवाह। 2, 6, 10 पैसा कमाने की चाह, वो सब पैसा कमाने की शिक्षा दी जाती है कि आपको पैसा कैसे कमाना है। फिर 3, 7, 11 मतलब कि इच्छा पूर्ति। अब पैसा कमा लिया, अब उसकी 3 का मतलब हो गया शॉर्ट जर्नी, पराक्रम, साहस। 7 नंबर का मतलब शादी और 11 नंबर का मतलब इच्छा पूर्ति। 4, 8, 12 यानी कि मोक्ष की राशियाँ, कि अब सब कुछ आपने कर लिया, अब आप भगवान का नाम लें या फिर मोक्ष का काम करें या फिर चीज़ों के काम करें। इसी प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 राशियाँ हैं। तो हमारे ऋषियों ने तो ये भी बताया गया है कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से 9 ज्योतिर्लिंग ही घूमने चाहिए, क्योंकि जो 3 ज्योतिर्लिंग हैं वे मोक्ष के लिंग हैं।
मोक्ष के लिंग हैं जिन्हें आपको एक टाइम के बाद ही घूमना चाहिए। उससे पहले आप घूमते हैं तो हो सकता है उनके दर्शन भी करने जाते हैं तो हो सकता है कि आप किसी न किसी संकट का सामना आपको करना पड़े। कौन से ज्योतिर्लिंग है वो? 6, 8, 12। जैसे मान लो छठे गर्म की राशि का इंडिया में कौन से हैं वो? देखिए ये 12 नंबर की राशि है। हम एक डिस्क्रिप्शन में इसमें दे देंगे कि 12 राशियों के ये 12 लिंग होते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए 1 नंबर राशि है, उसका ये ज्योतिर्लिंग है और उसका ये मंत्र है। छठे घर का मालिक, 8वें घर का जो मालिक है और 12वें घर के मालिक की राशियाँ, उनके जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे आपको समय से पहले नहीं जाना चाहिए। उनको जब आप इन सब कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं तब आप इन ज्योतिर्लिंग में जा सकते हैं। क्या उम्र हो सर उसकी वैसे? मतलब उसको जब जैसे कार्य पूरे हो जाता है हाँ, चले तब जैसे आप लोग आपके बच्चों की शादी हो गई है, आप अपना घर घोड़ा सब बना लिया है, अब आप इन लिंग ज्योतिर्लिंग के बारे में जा सकते हैं। अब ये मैं बताता हूँ कि ये उपाय काम कैसे करते हैं। तो जैसे 1, 5, 9 मैंने क्या बोला, कौन सी राशियाँ हैं? अग्नि की राशियाँ हैं। तो यदि कोई ग्रह इन राशियों में बैठा है और वह अपने बुरे प्रभाव देता है तो उन ग्रहों की वस्तुओं को आपको अग्नि में जलाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अब अग्नि कितने प्रकार की होती है? सर ये कैसे पता चलेगा ये ग्रह इस में बैठ गया तो ये बुरे देगा प्रभाव या अच्छे देगा? ये तो एस्ट्रोलॉजी बताएगा ना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी अच्छी है लेकिन एस्ट्रोलॉजर अच्छा या बुरा हो सकता है। ये उसको देखना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजर को कितनी समझ है, कितनी उसकी पकड़ है। तो ये तो एक एस्ट्रोलॉजी बताएगा। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी के जन्म हुआ है कि आपको ये बताना कि मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी राशियां हैं, हर ग्रह का एक जीव है, हर ग्रह का एक पौधा है, हर ग्रह का एक देवता है, हर ग्रह का एक जानवर है। तो जितने भी जल, थल, नभ, जो ये पताल, ये जो इनके पशु, पक्षी या पौधे या देवता को मनाया जाएगा तो आप उस संकट से बाहर आ सकते हैं। यानी कि आपको प्रायश्चित करने का क्षमा कौन करेगा? क्षमा वो चीज़ करेंगे जब आप उनके मुख में वो चीज़ उस ग्रह की आप पहुंचा देंगे। अभी मैं इस बात से थोड़ा सा दुखी भी रहता हूँ कि किस तरीके से उपाय बांटे जा रहे हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि हमेशा उपाय आपके व्यक्तिगत होते हैं जो कि आपकी कुंडली को देख के बताए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 1, 5, 9 ये राशियां हैं, अग्नि राशियां। अब जैसे 5 नंबर राशि आपके 8वें घर में बैठी हुई है। मान लीजिए आपने बोला कि ये कैसे पता लगे कि 8वां घर किस चीज़ का है? पीड़ा का है, दुख का है, कष्ट का है। 5 नंबर राशि छठे घर में बैठी है और उसका मालिक जाके 8वें घर में बैठ गया, तो मतलब अब उसकी पीड़ा का लेवल बढ़ गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 नंबर की राशि, मतलब सिंह की राशि, सूर्य की राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अभी देखा कि वहाँ पे गुरु ग्रह बैठा हुआ है, तो गुरु ग्रह का वस्तु कौन सी है? चने की दाल। तो हमें अब चने की दाल को अग्नि में जलाना पड़ेगा उस ग्रह की चीज़ों को, दान को ख़त्म करने के लिए। ये एक बात होगी। अब अग्नि कितने प्रकार की होती है? अग्नि सर कई प्रकार की होती है। जैसे हमारे अंदर भी अग्नि जल रही है। हमारे अंदर भी अग्नि जल रही है, वो एक ही प्रकार की अग्नि है जिसे हम फायर एलिमेंट से देखते हैं। लेकिन यदि हम एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज से देखते हैं तो अग्नि 3 प्रकार की होती है। एक शुभ अग्नि जो शादी में, मुहूर्त में या पूजा के समय काम में आती है। दूसरी अग्नि जिसे हम दाह संस्कार के रूप में लेते हैं, जिसे कोई भी देखना नहीं चाहता, जिसको हम शव को जलाने में ले रहे। तीसरी अग्नि ऐसी जिसका कहीं ना तो शुभ में प्रयोग हो रहा है ना अशुभ में प्रयोग हो रहा है, वह चल रही है, लेकिन वह कोई हाथ सेक रहा है, कुछ जला दिया या किसी का नुकसान पहुंचा दिया, खाना वाना बना दिया, तो वो तीन प्रकार की अग्नि होगी। इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूँ धरती की, तो 3 प्रकार की धरती हैं, 3 राशियाँ हैं। वृषभ राशि पृथ्वी राशि की, 6 नंबर राशि कन्या राशि और 10 नंबर राशि मकर यानी कि शनि की राशि। 3 प्रकार की धरतियाँ हैं। अब 3 प्रकार की धरती कौन कौन सी है? आप ही बताओ। मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये लोग आज आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले 2 वृषभ राशि को देखा जाता है मिट्टी से, पृथ्वी से, पहाड़ों से, नदी की ज़मीनों से। जिस ज़मीन को पानी लगता है, कहने का मतलब जिस ज़मीन को पानी लगता है या जिस ज़मीन के पास में नदी बह रही है, जिस ज़मीन के पास पहाड़ हैं, वह राशि वृषभ राशि देखी जाती है। और 6 नंबर राशि हरी भरी, हरियाली, खेती। अब उसमें दोनों में फ़र्क है। मैंने पहले क्या बोला कि जिस ज़मीन के पास से नहर बीत रही जा रही है या जिस ज़मीन के पास में पहाड़ जा रहे हैं, जितनी भी ऊंची पहाड़ों की ज़मीन है वह 2 नंबर राशि से देखी जाएगी। 6 नंबर की राशि जिस ज़मीन में खेती हो रही है, फसल हो रही है। और 10 नंबर राशि जो बंजर ज़मीन है, जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा, वो शनि की राशि से देखा जाता है। इसी प्रकार से 3, 7, 11 वायु की राशि। अब मैं एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं कहना बीच में आपको कि उपाय कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए कि 2 नंबर राशि कालपुरुष की राशि में 2nd नंबर की राशि है जो पैसा देती है, लेकिन किसी भी प्रकार से आपके 8वें घर में बैठ गई या फिर 12वें घर में बैठ गई और वहाँ पे शनि महाराज जी पहुँच गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पैसे को अब कौन नुकसान पहुँचा रहा है? शनि देवता नुकसान पहुँचा रहे हैं।
अब आपने मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग कहते हैं कि शनि पैसे को ख़राब करता है और राहु पैसे को देता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पैसे को कौन दे रहा है यह भी डिपेंड करेगा कि आपके अच्छे भावों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि इन ग्रहों की जो वस्तुएं हैं इनको ज़मीन में दबाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि में मान लीजिए मंगल ग्रह बैठ गया, तो आपको शहद को किसी भी मटके में या किसी भी नारियल में भर के एक ऐसी ज़मीन में दबाना पड़ेगा जो नहर के किनारे है, या फिर जो ज़मीन कच्ची मिट्टी है। ठीक है। अब मान लीजिए 6 नंबर की राशि है तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे जमाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हरियाली आ गई, या पेड़ के नीचे दबाना पड़ेगा एक उपाय करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि सत्यनाथ जी को लोग बोलते हैं कि पेड़ के नीचे रखे आइए या दबा कर आइए। और ऐसे ही 10 नंबर राशि यदि आपकी अच्छे फल नहीं दे रही और वहाँ पे राशि खराब ग्रह बैठ गए तो आपको सुनसान जगह में जाकर, बंजर ज़मीन में जाकर आपको वो उपाय करने पड़ेंगे। सर लेकिन अभी एक टेक्निकल रीज़न समझ नहीं आ रहा है, एक नारियल के दबाने से कैसे मतलब फाइनेंशियली मतलब बढ़ सकता है, कैसे ठीक हो सकती है फाइनेंशियल? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ ना कि यही तो एक साइंस है, यही तो एक एस्ट्रोलॉजी है कि किसी प्रकार से हमको हर ग्रह की एक वस्तु है, हर ग्रह का एक कलर है, हर ग्रह का एक देवता है, हर ग्रह का एक जानवर है। यदि वो चीज़ आप उन चीज़ों तक, देवताओं तक या उन चीज़ों तक पहुंचा देते हैं तो वह ग्रह अपना बुरे प्रभाव देना बंद कर देता है। जैसे मैंने बताया ना कि आपके कर्मों को तो भोगना पड़ेगा। अब कैसे भोगना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कि आपने एक घर लेना है। आप घर कितने का है? 50 लाख रुपए का। और आपके पास कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपए। तो आपने कितने रुपए लोन लिया? 45 लाख रुपए। लेकिन यदि आपने किस्तें नहीं भरी तो बैंक क्या करेगा? घर जब्त कर लेगा। तो उसी प्रकार से इसमें बताया गया कि यदि आपको अपने बुरे कर्मों से बचना है या पुराने कर्मों से बचना है तो इस जानवर को ये चीज़ें आपको खिलानी पड़ेंगी, तभी वह ग्रह आपको बुरे इम्पैक्ट देना बंद करेगा। सर अच्छा, वैसे अगर देखा जाए ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस जन्म में आके, मतलब वो अपने खानदानी अमीर या रईस नहीं होंगे, लेकिन इस जन्म में आके उन्होंने अपना पूरा बिल्ड करा, पूरा एम्पायर खड़ा करा, बढ़िया बिलियनियर्स बन गए हैं। और ऐसे भी कुछ चुनिंदा लोग होंगे जो वो बिलियनियर्स बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो नहीं करते होंगे, बिल्कुल ना कुंडली दिखाई ना कुछ, तो उनके मतलब नेचुरली ग्रह सब सही चल रहे हैं। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ ना कि एक आदमी, मैंने अभी शुरुआत में आपसे क्या बात की कि एक आदमी का लगन का मालिक ही 11वें घर में जाके बैठ गया है या भाग्य का मालिक 11वें घर में जाके बैठ गया, तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पुराने कर्म उसके आगे आ रहे हैं। वो शिक्षा संस्कार जो उसने पूर्व जन्म में किया उसके आगे आ रहे हैं। या कोई मान लीजिए कि पहले कभी कभी होता है उसने कोई उपाय नहीं किया तो 15 साल 25 साल लाइफ के उतने अच्छे नहीं गए। जैसे ही उसने दशा बदली 25 साल के बाद 9वें घर की दशा आ गई, जिसका मालिक कहाँ बैठा हुआ है? 11वें घर में बैठा हुआ है। तो उसका एकदम से भाग्य जागा, भाग्य ने असर दिखाना शुरू किया, वो रातों रात अमीर हो गया, उसकी लॉटरी खुल गई, उसे काम होने लग गई, वो चीज़ें सब बनने लग गई। तो ये भाग्य के घर में एक आदमी देखो ना कि जैसे ही वो भाग्य वो दशा खत्म हुई वापिस नीचे गिर गया। पर सर ऐसा होता है ना कि जब भाग्य जब भी कमा सकता है इंसान, उससे पहले तो कमा ही नहीं सकता, तो वो कितनी भी एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर ले यही तो मैं वो उस टाइम पे नहीं कमा पाएगा। लेकिन वो उपाय करते करते फिर वो कमाने लग गया और भाग्य भी आ गया, तो एस्ट्रोलॉजी को क्रेडिट दे दिया जाता ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। एक्चुअली है भाग्य, क्योंकि भाग्य की देखिए आया तो भाग्य वो आपके, मैं कमा आपको फिर कह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए, अब इसको एक बात को समझने की कोशिश करते हैं कि पहले घर का मालिक छठे घर में बैठ गया। मैंने क्या बोला? पहले घर का मालिक, छठा घर किसका है? रोग ऋण शत्रु का। तो इसका मतलब उसको हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, वो उसका जो आदमी का जो थॉट प्रोसेस होगा वो नौकरी वाला होगा, क्योंकि छठा घर किसका है? जॉब का है। आदमी यदि जैसे ही छठे घर में जाके बैठेगा तो उसका शुरू से थॉट क्या होगा कि मैं तो नौकरी करनी है, वो बिजनेस की बात ही नहीं करेगा। आप जो जातक हैं, जो लोग मेरा अपने पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो अपना अपना चार्ट निकाल के देखें। वो पहले घर का मालिक 7वें घर में जाके बैठ जाएगा तो आदमी शुरू में क्या बोलेगा कि मेरे को जो बिजनेस करना है, मेरे को नौकरी करनी ही नहीं है। तो उसका थॉट प्रोसेस ही होगा। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब एक आदमी है, उसका छठे घर में जाके बैठ गया, उसको जन्म से ही उसको बीमारी ने घेर लिया और वहाँ पे जाके अनफॉर्चुनेटली शुक्र जाके बैठ गया। तो शुक्र छठे घर में भी क्या हो गया? नीच का हो गया, कि 12वें घर में शुक्र उच्च का है और छठे घर में शुक्र नीच का है। तो उसको हेल्थ की प्रॉब्लम रहने लगी। लेडीज़ है तो उसको हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम रहने लगी या उसको स्किन की प्रॉब्लम रहने लगी। अब वो आदमी पैसा काम पे जा ही नहीं पा रहा है। अब उसको एक उपाय करना है कि शुक्र की जो आइटमें हैं, जो शुक्र की जो वस्तुएं हैं, यदि वह उस जो ग्रह राशि में या उस भाव में बैठे हुए देवी देवताओं को या जानवरों को या उस भगवान को मना लेता है तो वह देवी देवता अपना जो संकट है उसको डाइल्यूट कर देते हैं। आपको यह नहीं करना है कि मैं आपको पहले बताया कि जो संकट या जो कष्ट आपकी लाइफ में लिखे हैं वो तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन आपने होम लोन के माध्यम से उसको 20 साल में डाइल्यूट कर लिया।
तो वो किस्तों में कटने शुरू हो जाते हैं। आज एक प्रकार से विपत्ति संकट आपके पास आ रहा है, तो जैसे ही छठे घर के, मान लीजिए कि छठे घर में शुक्र बैठा हुआ है, वह नीच का बैठा है, तो आपने आलू के पराठे बनाए और दही के साथ में गरीब लोगों को खिलाना शुरू कर दिया, तो शुक्र का फल आपका खत्म हो जाएगा। और यदि वहाँ पे 7 नंबर की राशि बैठी हुई है, तो आपने चीनी के पराठे बनाने हैं और गाय को खिला देने हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अब डिपेंड करेगा कि वहाँ पे राशि कौन सी बैठी है, वहाँ पे भाव कौन सा है और वहाँ पे ग्रह कौन सा है। अब मान लीजिए कि वहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, तो अब ऐसा नहीं कि आपको चीनी के पराठे बनाने हैं और ये काम करना है, तो अब आपको गेहूँ लेना है। तो यदि तुला राशि में है तो आपको गायों को दलिया खिलाना है। यदि वह वृश्चिक राशि में है तो आपको कुएं में आटे की गोलियां बना के मछलियों को डालनी है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से ये उपाय करेंगे। सर अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे हमने चीनी के पराठे बना के गाय को खिलाए, या सपोज ऐसी भी कुछ रेमेडीज़ होती है कि काले कुत्ते को कुछ खिला दो, है ना, ऐसी कुछ रेमेडीज़ है कि आपने कुछ बना के कुछ खिला दिया और ना चाहते हुए, क्योंकि देखो एनिमल्स की बॉडी अलग होती है, वो इंसानों वाला खाना नहीं अडेप्ट कर पाते, ये चीज़ एनिमल डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जैसे मान लो किसी जानवर की तबीयत उससे ख़राब हो गई, अब हमें तो पता नहीं चलेगा ऑफ कोर्स, बट अगर वो हो गई, वो भगवान को तो पता चल गया, या किसी और चीज़ का नुकसान हो गया, हम पेड़ के नीचे कुछ रख के आए, किसी का नुकसान हो गया रेमेडी के चक्कर में, तब क्या होएगा? देखो, एस्ट्रोलॉजी के उपायों से कभी भी किसी जीव का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बनी ही जीव कल्याण के लिए है, बनी ही मानव कल्याण के लिए ही है, बनी ही समाज कल्याण के लिए है। एस्ट्रोलॉजी कभी किसी का बुरा नहीं करती है। अभी एक पीछे से मैं कोई बच्चा मेरे को बोलने लग गया कि सर इन एस्ट्रोलॉजरों के कहने पे कि हम लोग जल में, नदी में तैराते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी हो गई है। कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे नदी में गंदगी नहीं होती है। नदी में गंदगी तो सीवरेज की वजह से हो रही है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी आप जल में कोई चीज़ तैराने जाते हैं तो उसके साथ में आपको प्लास्टिक की थैली नहीं तैरानी होती है। आपको वह जल को, प्लास्टिक की थैली से चीज़ों को बाहर निकाल के और अपने हाथ से यूं कह के चीज़ों को जल के अंदर प्रवाह करना है, क्योंकि जल के अंदर जो जीव हैं वह उस चीज़ को जब खाएंगे तो आपको उस चीज़ का जो ग्रह के फल हैं, आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। कहना चाह रहा हूँ, जैसे कई बार ऐसी कोई रेमेडी है कि नारियल जल में बहाओ, मछलियों का खाना तो नारियल है नहीं। किसने कहा नहीं है सर? मछलियाँ तो वो दाना खाती हैं। आपको यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको यही तो आपको ये मालूम है कि मछलियाँ सब कुछ खाती हैं। यहाँ पे हजारों सैकड़ों प्रकार के जीव जंतु जल के अंदर और भी हैं, मछलियाँ भी हैं। आप डाल के देखिए ना, सूखा नारियल या पानी वाला नारियल आपको 2 दिन के बाद मिलेगा ही नहीं। बट सर चलो, ये तो नारियल की एक फॉर एग्जांपल वाली बात बन गई ना, लेकिन अगर किसी हम जानवर को आलू भी खिलाते हैं और कुछ भी वैसे खिलाते भी हैं, कहा by जाता है chance कि वो डॉग को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, by दूध chance उसके की लिए बात है। हेल्दी नहीं तो है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट इन अ वे अगर पड़ पड़ गया गया जीव को, तब वो हम पे बैड कर्मा में काउंट होगा या तो फिर ये कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ कि ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी आपको गलत चीज़ खिलाने के लिए किसी जीव जंतु को नहीं कहती है। आप जाने अनजाने में कर रहे हैं तो इसके कर्म आपको भोगने पड़ेंगे, यदि किसी जीव जंतु को आपको उसका फ़र्क पड़ता है। अब दूध की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले कि दूध कौन सा पीना चाहिए, गाय का या भैंस का? सर दूध ऐसा कहता है आयुर्वेदा, पीना ही नहीं चाहिए, दूध पीना ही नहीं चाहिए। अब ये बात सभी लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या किसी ने बताया कि दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि दूध पर पहला हक उसके बछड़े का है। आज जैसे दूध गाय से कैसे निकलता है, जब गाय अपने बछड़े को पैदा करती है या बच्ची को पैदा करती है तब वह दूध देने की हालत में होती है, तो वह दूध उस बछड़े को ना पिलाकर वह दूध मार्केट में बेचा जा रहा है, जिसमें हक किसका था? बछड़े का था। आज ज़बरदस्ती गाय को इंजेक्शन लगा कर उसके बछड़े पैदा किए जा रहे हैं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, और गाय से दूध निकाला जा रहा है, इंजेक्शन लगा कर निकाला जा रहा है। जो दूध पे हक हमारा है ही नहीं, उस हम दूध को पिए जा रहे हैं। वह दूध क्राइंग मिल्क है, जिसको पीकर हमें तो लगता है कि हमने दूध पी लिया या हमारे बच्चे ने दूध पी लिया, लेकिन वह एक्चुअल में वह हैप्पी मिल्क नहीं है, वह क्राइंग मिल्क है। वह एक माँ का ऐसा दूध जो उस बछड़े को पिलाना चाहिए था, वह हमें पिलाया जा रहा है। जबकि दूध को चरणामृत के रूप में या एक आशीर्वाद के रूप में या एक दवा के रूप में आप ले सकते हैं, आपको लेना भी चाहिए, लेकिन आप भर के पी रहे हैं तो ये चीज़ पर सर अब तो सर ऐसा ही दूध आ रहा है, देखा जाए तो आजकल के ज़माने तो यदि आप ऐसा दूध आ रहा है तो हमें उसको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। अब बहुत सारे गांव के लोग हैं जो फार्मेसी का काम करते हैं, या फार्मेसी ना गाय बछड़ा पालन का काम करते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि गाय ने अब बछड़े देने बंद कर दिए या दूध देना बंद कर दिया, तो वह गाय को छोड़ देते हैं। और हम जाके किसी एस्ट्रोलॉजर से ये उम्मीद करें कि हम उसके पास जाएं और तुरंत ही हमारा एक काम होने लग जाए, तो हम कहीं ना कहीं हम अपने लिए, हम अपने परिवार के लिए बुरे कर्मा को संचित कर रहे हैं। सर वैसे अगर देखा जाए, थोड़ा कुछ रेमेडीज़ ऐसे भी हमको सुनने को मिलती हैं कि तुम्हें स्पिरिचुअल प्लेस पे जाके दूध चढ़ाना है,
तो वो भी फिर थोड़ा सा नेगेटिव ही है अगर देखा जाए तो। देखिए बिल्कुल आपने बात कही कि आपको किसी भी प्लेस में जाके दूध चराना है या किसी भी जानवर को दूध पिलाना है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि दूध बिल्कुल ही मार्केट में आएगा ही नहीं या मार्केट में मिलेगा नहीं। आप उसको चनामत के रूप में, आप उसको मंदिर में भोग लगाने के रूप में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको यदि क्विंटलों में बेचेंगे या चीज़ों को करेंगे तो दूध पे आपका हक नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह वह दूध आपका नहीं है। जैसे अभी किसी को बताया जाता है कि दूध किसी भी जानवर को पिलाना है, तो दूध आप ले सकते हैं, लेकिन एक इतनी मात्रा में लें जितनी आपको ज़रूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सर थोड़ी पैसे की बात करते हैं, थोड़ा पैसे के बारे में बताओ कि पैसा किसी को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक इंसान को क्या देखना पड़ेगा अपनी कुंडली में। देखिए पैसे की अब मैं बात करता हूँ, जो कि मेरी कोर पकड़ भी पैसे के अंदर है। तो ये मैंने ये देखा कि 99% लोग आज की डेट में भी अपने वो प्रोफेशन नहीं कर रहे जिस प्रोफेशन के लिए वह इस दुनिया में आए हैं। यदि वह उस प्रोफेशन को कर लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजी यानी कि भाग्य भी आपके साथ में खड़ा हो जाता है आपको पैसे कमाने में, साथ देने में। तो आप 1 और 1 11 हो जाते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारी 12 राशियाँ हैं, 12 राशियों के 12 भाव हैं, इन सब के अलग अलग काम हैं। अब कौन सब जातक को कौन सा काम करना चाहिए ये आपको देखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाव 2, जो हमें पैसे का भाव है, जो धन संचय का भाव है, जो एक्यूमुलेटेड मनी का भाव है, जो ये बताता है कि पैसा आपको कैसे आएगा। और जो इच्छा पूर्ति का भाव है भाव 11 या फिर राशि 11, जिसे हम कुंभ राशि से भी जानते हैं, जो शनि की राशि है। ये 2 राशियाँ ऐसी हैं जो हमें ये बताती है कि आपको पैसा कैसे आएगा या पैसा कैसे बचेगा, या आपकी उन पैसे कमाए हुए पैसों से आपकी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी। यह एक अलग बात है। अब ये देखना होगा कि दूसरे भाव में कौन सी राशि आके बैठ गई, या फिर 11वें भाव में कौन सी राशि आके बैठ गई। यह उस राशि का या उस ग्रह का यदि आप काम कर लेते हैं तो आपका भाग्य भी आपके साथ में हो जाता है। तो सर ये प्लैनेट से देखते हैं या नंबर से देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं, किससे देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी देखते हैं कि एक बात करते हैं कि काल पुरुष की राशि में 1 नंबर की राशि आती है लगन के अंदर। हम उसको ना 1 नंबर से लेकर 12 को एक राशियों को उसमें हम काउंट करना शुरू करते हैं कि यदि आपकी 1 नंबर की राशि भाव 2 पे बैठी है या 1 नंबर की राशि भाव 11 में बैठी है, तो यदि आप इससे संबंधित काम करते हैं तो आप अपनी लाइफ में पैसा भी कमा रहे होंगे और इच्छा पूर्ति भी कर रहे होंगे। तो 1 नंबर राशि से कौन से काम देखे जाते हैं, जैसे बेकरी का भाव है, ब्रिक्स यानी कि ईंटों का भाव है, आर्मी से संबंधित, पुलिस से संबंधित कोई काम है, या फिर कोई भी रेड लाल चीज़, अग्नि से संबंधित काम, ऐसे बिजली के उपकरण जो बड़े बड़े चीज़ हैं, बॉयलर, जो जितने भी अग्नि से संबंधित काम है या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम है, वो 1 नंबर राशि से देखे जाते हैं। 1 नंबर राशि मतलब यानी कि मेष। मेष। अब ये इस बात को ये समझ लीजिए कि यदि मैं 1 नंबर राशि बोल रहा हूँ तो वो मेष राशि है। आप इसको गूगल कर लीजिए, 1 से लेकर 12 नंबर तक की राशियाँ होती हैं। 1 नंबर राशि का गूगल करेंगे ना लोग तो पॉडकास्ट छोड़ के चले जाएंगे, तो आप यहीं पे बताते चले जाओ कि 1 नंबर राशि ये है, वो इस हाउस में है, तो क्या होगा। 1 नंबर राशि मतलब मेष राशि। यदि मेष राशि आपके भाव 2 में बैठी है यानी कि 2nd हाउस में बैठी है, तो आप अग्नि से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, पुलिस या आर्मी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपको पैसा आएगा। अब 1 नंबर राशि सेल्फ का भी है। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म अभिनेता है, कोई क्रिकेटर है, या कोई कोच है, या ट्रेनर है, या साइकोलॉजिस्ट है, या एक मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो ये भी मेरी सेल्फ का काम है। मतलब मैं पैसा अपने आप को ब्रांड बनाकर कमा रहा हूँ, तो भी आपको मेष राशि से देखा जाता है। तो आपकी मेष राशि 2nd हाउस में बैठी है। मेरी 2nd हाउस में सिंह राशि बैठी हुई है। मैं उसके बारे में बात करूँगा कि सिंह राशि क्या देती है। ठीक है, अभी बात करते हैं। और वृषभ राशि की, वृषभ राशि 2 नंबर राशि, 2 नंबर राशि बोलकर पैसा कमाने की है। जितने भी सिंगर हैं, जितने भी वक्ता हैं, आप देखिए कि बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो अच्छा सिंगर होने के बावजूद भी पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो यानी कि उनकी वृषभ राशि कहीं ना कहीं पैसा कमाने के घर में नहीं बैठी हुई है। बोलकर पैसा कमाना, सिंगिंग, कैटरिंग का काम, फूड का काम, टूर एंड ट्रैवल का काम, पहाड़ों से रिलेटेड कोई काम, अपना फैमिली बिजनेस, यह सब जेम्स एंड ज्वेलरी का काम, और ये सभी काम हम वृषभ राशि से देखते हैं। अब ये राशियाँ यदि आपके अच्छे भाव में बैठी हैं और या फिर वृषभ राशि में शुक्र ग्रह आकर बैठ जाता है, तभी भी हमें इस तरीके के हम बिजनेस करते हैं तो हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं। अब कैटरिंग का काम आ गया, तो लेकिन मैंने यहाँ पे कैटरिंग का काम बोला है, यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का काम नहीं बोला है, जिसे हम कर्क राशि से देखते हैं। मैं इसको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर राशि यानी कि मिथुन राशि। जितना भी ऑनलाइन का काम है, जैसे कोई यूट्यूबर है,
इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, रील बना के काम कर रहा है, वो कौन से राशि से देखा जाएगा? मिथुन राशि से, 3 नंबर राशि से। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टरशिप है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, जर्नलिज्म है, प्रिंटिंग प्रेस है, वीज़ा, जितने भी वीज़ा कंसल्टेंट हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी काम है तो जिसे हम मिथुन राशि से देखते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि से। अब जिनकी भी कर्क राशि या तो उनकी लगन में बैठी हुई है, सेकंड हाउस में बैठी हुई है, 11th हाउस में बैठी है, तो किसी भी तरीके का शोरूम, घर से संबंधित काम, जितने भी आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, ये सब कर्क राशि से देखा जाएगा। जितने भी प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट हैं, या कर्क राशि देखे जाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल का सामान या कर्क, जितने भी प्रकार के वाहन हैं, घर से संबंधित, माँ से संबंधित कोई काम, 10th तक की एजुकेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन मैंने कहाँ तक बोल रही है? 10th तक के जो कोचिंग स्कूल हैं या इंस्टीट्यूट हैं, ये सब कर्क राशि से आपको देखे जाएंगे। यदि आपके ये अच्छे भाव दे रही हैं, यदि आपका स्कूल आपने खोला और अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहना कि कर्क राशि आपकी पीड़ित है, या चौथे घर का मालिक। तो 12वीं तक वाले कौन से लोग खोल सकते हैं? 9th हाउस, धनु राशि, उस पर अपने आते हैं। अगली बात करते हैं पंचम हाउस। पंचम राशि का मतलब जितना भी हम शेयर मार्केट है, इसको पंचम हाउस से देखते हैं और पंचम राशि से देखते हैं। आपका कभी कभी ये भी होता है कि किसी का पंचम हाउस का मालिक तो अच्छा बैठा है, लेकिन पंचम राशि खुद अच्छी नहीं बैठी है। तो हमें दोनों, और प्लस इसका जो प्लैनेट्स हैं, किसी भी चीज़ को पैसा देने के लिए 3 चीज़ें काम करती हैं: हाउस, राशि और प्लैनेट्स। तो मैंने क्या बोला? पंचम हाउस या पंचम राशि। हम काल पुरुष के हिसाब से चल रहे हैं। तो जितना भी शेयर मार्केट है, स्पोर्ट्समैन है, कोई भी बंदा खिलाड़ी बनेगा या नहीं बनेगा, तो पंचम राशि और पंचम हाउस का मालिक। शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, बिटकॉइन, आजकल ये जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्यूशन का काम करता हूँ, तो मेरी पंचम राशि जो 5 नंबर हाउस है, 5 नंबर राशि, वो मेरे सेकंड हाउस में बैठी है। तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता हूँ, तो उससे मेरे को पैसा आने के चांसेस हैं। सॉफ्टवेयर, जैसे आजकल जितने भी आईटी के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी पंचम हाउस से देखा जाता है। अब इसमें 2 प्रकार की स्किल आती है, एक एजुकेशन स्किल और एक इंटेलेक्चुअल स्किल। जो एजुकेशन की स्किल है, इसको हम 10th तक की जो पढ़ाई है, इसे हम 4th हाउस से देखते हैं। हायर एजुकेशन की पढ़ाई को 9th हाउस से देखते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल स्किल, आपकी जो बुद्धि है, इसे हम 5th हाउस से देखते हैं। अब बात करते हैं छठे करके। पर सर एक बात बताओ, पहले जैसे कोई शेयर मार्केट वो काम किसी को अगर सूट करता है और वो वही कर रहा है, लेकिन उसमें वो ग्रो नहीं कर रहा, ऐसा भी तो हो जाता है बहुत बार। उसके पीछे का रीज़न होता है? उसके पीछे का रीज़न क्या है कि पंचम घर का मालिक यदि चतुर्थ घर में बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया, 8वें घर में बैठ गया, 6ठे घर में बैठ गया, तो वह ग्रो नहीं कर पाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी तो पैसा बहुत सारा कमा रहा है और कभी कभी उसमें लॉस कर रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि पंचम राशि उसकी दूसरे भाव में बैठी हो, लेकिन पंचम हाउस का मालिक उसका विपरीत जगह में बैठा हो, तो फिर वो कभी हारेगा कभी जीतेगा, कभी हारेगा कभी जीतेगा। और यदि दोनों चीज़ें ही उसकी खराब बैठी हैं, तो उसका नुकसान ही होगा। और इनफैक्ट ये दोनों चीज़ें ही उसकी अच्छी बैठी हैं, और प्लस जो प्लैनेट पैसा शेयर मार्केट से पैसा देता है, तो वह आदमी शेयर मार्केट में गया नहीं और उसने अपने आप की इनकम को 100 गुना या 1000 गुना किया नहीं। अच्छा, तो दोनों का ठीक होना बहुत ज़्यादा तीनों चीज़ों का, तीनों का, भाव का, राशि का और सिग्निफिकेंट प्लैनेट का। और उस बंदे की डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होनी चाहिए कि वो कहाँ पैसा लगा रहा है, उसको कहाँ पे पैसा लगा रहा है। इसी प्रकार के सेक्टर भी हैं कि उसको, अब मान लो शेयर मार्केट का पैसा काम कर रहा है, तो उसको कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब छठे घर के मालिक बात करता हूँ। तो छठा घर के इसका है रोग, ऋण, शत्रु, मान लो कि हेल्थ। जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, जितने भी एडवोकेट हैं, जितने भी ब्याज के काम हैं, इंटरेस्ट के काम हैं, जो NBFC कंपनियां हैं, यहाँ पे मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, बैंक सेविंग अकाउंट भी का काम भी करते हैं, जो भी ऐसे काम जो ब्याज का काम करते हैं, हार्ड वर्किंग का काम है, जिम का काम है, लोन देने का काम है, ये जो सारे काम छठे घर से देखा जाता है। अब बात करते हैं 7वें घर के बारे में। 7वां घर का मतलब रिटेल स्टोर्स, पार्टनरशिप का काम, बिजनेस काम, डेली इनकम का काम, जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरतें हैं, यह जो काम है, ये हमारी तुला राशि से देखा जाता है। अब बात करते हैं अष्टम। अब छठे भाव में मैं एक चीज़ कहना भूल गया था, छोटी इंडस्ट्रीज़, जिसे MSME कहते हैं, मीडियम स्मॉल माइक्रो। ये जो इंडस्ट्री हैं, ये छठे घर से या 6 नंबर राशि से देखी जाती हैं। उसी प्रकार से लार्ज स्केल की इंडस्ट्री होती हैं, जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 500 लोग काम कर रहे हैं, वो 8th राशि से या फिर 8वें भाव से देखी जाती हैं। अब 8वें भाव में क्या आ गया? ज्योतिष का काम भी आ गया। 8वें भाव में जो कच्चा तेल है, जो ज़मीन के नीचे का जो तेल आता है, वह सारा का सारा 8वें भाव से देखा जाता है। पेट्रोल पंप का काम, LPG सिलेंडर, जितने भी गैस स्टेशन के पंप हैं, माइनिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, लाइफ इंश्योरेंस का काम, टैक्स का काम, ये सब भी
8वीं भाव से देखा जाता है। अब आते हैं धनु राशि या फिर 9th हाउस, हायर एजुकेशन। जैसे मैंने बोला था कि 10th तक की जो एजुकेशन का भाव कौन सा है, चौथा, 4 नंबर राशि, कर्क राशि और चौथा हाउस। अब ये हायर एजुकेशन मतलब कि जैसे मान लो किसी ने कॉलेज खोल लिए हैं, स्कूल खोल लिए हैं 10th के बाद के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कौन सी राशि देखा जाएगा, 9th हाउस से। धर्म से संबंधित काम, गवर्नमेंट से संबंधित काम, पिताजी का काम। अब फैमिली का काम कौन था, 2 नंबर राशि, लेकिन पिताजी का काम क्या है, 9th हाउस से देखा जाएगा। तो इस प्रकार से 9th हाउस के ही काम आ गए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का मतलब IAS, IPS, गवर्नमेंट, मंत्री, हायर लेवल की जॉब, स्टेटस, जिसमें आदमी का चाहता है कि मेरा सर, इसमें स्टेटस। गवर्नमेंट वाले चपड़ासी भी आ जाते हैं, इसमें कोई भी बंदा है, कोई गवर्नमेंट जो जॉब आएगा, गवर्नमेंट जॉब आएगा। तो वैसे जॉब का जो घर है वो छठा घर है। 6 नंबर की जो हाउस है वह जॉब का है और 7 नंबर बिजनेस का है। लेकिन यहाँ पे 10 नंबर में सीनियर लेवल के अधिकारी आएंगे, जिसमें स्टेटस होगा, जिसमें स्टेटस उसके नाम के साथ में जुड़ जाएगा, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे एक बड़े लेवल का। यदि वह एक छोटे लेवल का है तो कहाँ से देखेंगे हम, 6 नंबर से देखें, लेकिन बड़े नंबर की बात करेंगे तो 10 नंबर से देखेंगे। अब जो 11वां नंबर घर है ये डियर फुलफिलमेंट का है। यदि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्लब हाउसेस हैं, रिजॉर्ट हैं, जितने भी NGO हैं, ये जो चलते हैं ये 11वें घर से चलते हैं। और 12वें घर की बात करते हैं तो हॉस्पिटल, विदेश, जेल खाना, पागल खाना, या फिर ऐसे काम जिस इन्वेस्टमेंट का काम, जिसे हम कहते हैं ना कि मैंने इस कंपनी में 100 करोड़ पे या 10 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट का काम भी, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट का काम भी 12वें घर से देखा जाता है। तो ये 12 राशियाँ और ये 12 घर, इसी प्रकार से 9 ग्रह हैं, इनका भी सबका अलग अलग काम है। यदि मैं एक एग्जाम्पल से, मैं सभी ग्रहों को तो अभी नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी मैं एक शब्द में इनकी मैं बात करता हूँ, तो मंगल ग्रह यानी कि आर्मी यानी कि पुलिस। यदि मैं 2 नंबर चंद्रमा, टूर एंड ट्रैवल्स, पैसे का काम, लिक्विड मनी, पानी, इसे काम। बुध का जो काम है, तीसरा ग्रह आ गया, हाँ मंगल, इसको अपने बुध ग्रह को ले लेते हैं। एजुकेशन से संबंधित काम, ग्रीनरी का काम, पेड़ पौधे का काम, स्टेशनरी का काम, चश्मों का काम, नज़र के चश्मे, यहाँ पे जो धूप के चश्मे हैं ये राहु ग्रह से देखे जाते हैं। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट का काम, बच्चों से रिलेटेड काम, जो छोटे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड काम, स्टेशन जो प्ले स्कूल्स हैं वह भी बुध ग्रह से देखे जाते हैं। गुरु ग्रह से बात करते हैं, एजुकेशन का काम, कंसल्टेंट का काम, आर्किटेक्ट का काम, इंटीरियर डिजाइनर का काम, हायर एजुकेशन का काम, ये सब गुरु ग्रह से देखे जाते हैं। शुक्र ग्रह से लग्जरी शोरूम्स, ब्रांड शोरूम, कार, ये सब काम शुक्र ग्रह से देखे जाते हैं। अब शनि ग्रह की बात करें, कंस्ट्रक्शन का काम, HR, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम, मिट्टी का काम, लेबर प्रोवाइड का काम, ये शुक्र ग्रह से शनि ग्रह से देखे जाते हैं। और राहु काम से जितना भी आर्टिफिशियल का काम है, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यह भी एक राहु ग्रह का काम है। यदि आपका कहीं ना कहीं राहु अच्छा नहीं है किसी भी आदमी को, और वह पॉडकास्ट कर रहा है, तो उसको पॉडकास्ट चलाने में दिक्कत आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अच्छा, टेक्नोलॉजी जो दिखती नहीं है भौतिक रूप से और होती हैं, यानी कि बिटकॉइन, आर्टिफिशियल का काम कोई भी है वो राहु ग्रह से देखा जाता है। अब केतु का काम है जितनी भी लंबी चीज़ें हैं, वायर, केबल, तार, नुकीली चीज़ें, हथियार, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब केतु ग्रह से देखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको आपके अच्छे सिग्निफिकेटर दे रही हैं और आप इन्हीं ग्रहों का काम कर लेते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड आप यदि एजुकेशन करते हैं तो आप लाइफ में आगे बढ़ते चले। ओह, चलो सर, एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि हमने अपनी हिसाब से, ग्रह के हिसाब से काम भी चूज़ कर लिया और वो भी अच्छा नहीं चल रहा, चलो कोई भी ग्रह नहीं बैठ रहा तालमेल में। अब एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाकर इंसान चला गया वास्तु कंसल्टेंट के पास, कि मतलब पहले तो जी सब अच्छा था, एकदम से ऐसा हुआ कि अच्छा नहीं चल रही चीज़ें, तो उसमें वास्तु कंसल्टेंट हेल्प करेगा, न्यूमेरोलॉजिस्ट हेल्प करेगा, या अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा? उस केस में इंसान क्या करे? देखिए, मैं आपको आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया। किसी भी चीज़ का जो बेस है, जो खाना है, वह क्या है, एस्ट्रोलॉजी है। हमें उसको बूस्ट करने के लिए हमें वास्तु का और न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। यह भी एक अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत अच्छी विद्याएं हैं। वास्तु का जन्म कैसे हुआ? अभी भारत में भी 2 तरीके का वास्तु चल रहा है, एक चक्रा वास्तु है और एक 9 ग्रहों का वास्तु है, जिसमें 9 खाने लिए जाते हैं और 9 चीज़ें लेती हैं। तो मैंने एक अपने आप इसमें दोनों चीज़ों से मैं कहीं ना कहीं मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि मैं दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं चक्रा की यदि मैं बात करता हूँ तो यह कहीं पे भी किसी भी किताब में इसके बारे में उल्लेख नहीं है,
और यदि मैं 9 ग्रहों की बात करता हूँ जिसमें सिर्फ 9 हाउस देखे जाते हैं, तो बहुत सारी बातें इसमें वो मिस हो जाती हैं जो चक्रा में हैं, लेकिन उन्होंने इसको सही तरीके से दिखा नहीं पाए हैं। तो मैंने इसमें एक अपना ही एक अलग तरीके से रिसर्च करके वास्तु की चीज़ें बनाई हैं, जिसको मानने वाले टाइम में आपको लोगों का पेश आपका करूंगा। क्या तरीका है सर? मेरा ये तरीका है कि जो ये 45 देवी देवता हैं, जब वास्तु पुरुष को पकड़ा गया था तो 32 देवता जिन्होंने बाहर से इनको पकड़ा था, जिनको एंट्री थी, तो ये इनका स्पेस उतना अच्छे से चक्रा के अंदर नहीं दिखा पाए जितना अच्छे से इनको दिखाना चाहिए था। किसी को कम स्पेस दे दिया, किसी को ज़्यादा स्पेस दे दिया। मैंने एक आपको आपके मोबाइल में व्हाट्सअप किया है देवी देवताओं की पोजीशन, जिसमें आप देखेंगे। अब मैं वास्तु की मैं बात करता हूँ कि जब मैंने आपको पहले के पॉडकास्ट में बताया था कि मुझे वास्तु क्यों सीखना था, क्योंकि मैं खुद एक परेशानी में था और मुझे इस चीज़ों से बाहर आना था। तो मैं जितने भी भारत के अंदर जो वास्तुकार थे उनके पास गया और वास्तु सीखने की बात की, तो उन्होंने बताया कि इनके 16 जोन होते हैं, और जबकि एक अलग विद्या है जिसमें बताते हैं कि आपके 16 जोन नहीं होते, 9 जोन ही होते हैं। तो फिर मैंने इसको और पढ़ने की कोशिश की, तो एक विश्वकर्मा वास्तु, जो विश्वकर्मा एक इंजीनियर जिसे कहा जाता है, देवताओं का इंजीनियर कहा जाता है, जिन्होंने जितने भी बड़े बड़े किले जो विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए गए, या विश्वकर्मा डे जिसे हमें दिवाली भी के अगले दिन मनाया जाता है, तो उनकी किताब का में वर्णन है जिसे विश्वकर्मा वास्तु कहा जाता है। उन किताब के अंदर 16 जोनों का वर्णन है, लेकिन जो ये 9 जोन हैं ये कहीं ना कहीं लोशो ग्रिड जी के द्वारा चाइना के अंदर बनाए गए थे, तो उन्होंने 16 जोन को नहीं लिया। तो लेकिन इस चक्रा में क्या हुआ कि इनका जो इसको प्रेजेंट करने का तरीका था, इन देवताओं की जो पोजीशन थी वो उतने अच्छे से इसको गोलाई में वो शो नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें करना चाहिए था। अब भारत में क्या हुआ कि जैसे न्यूमरोलॉजी आई, तो न्यूमरोलॉजी कीरो के द्वारा लिखी गई, ठीक है, उस पर काम लोशो जी ने किया था, लेकिन उस पर किसी ने संशोधन नहीं किया। जैसा उन्होंने लिखा वैसा इसको मान लिया गया। अब जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया, तो क्या उसमें संशोधन नहीं हो रहे हैं? क्या संशोधन हो रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से इन्होंने उनमें संशोधन करने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, कि कुछ चीज़ें वो नहीं बताई कि इसमें जो अमेंडमेंट थे। तो मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि इसमें दोनों ही विद्याओं में थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, तो जिसको मैंने अपनी स्टडी में मैंने एक नया तरीका इसको बनाया, जिसको मैंने मास्टर वास्तु का नाम दिया है, जिसको मैंने चक्रा वास्तु से या 9 वास्तु से अलग करके, जिसको मैंने चक्रा वास्तु का मास्टर वास्तु का नाम दिया है। तो मैं जल्दी इसको मैं मार्केट में रिलीज़ करूँगा, उसके बारे में। ये महावास्तु से अलग है? महावास्तु से देखिए, मैं किसी भी विद्या को ये नहीं कहूँगा। देखिए, आज जो महावास्तु ने जो उनका योगदान वास्तु में रहा है, वह अत्यंत सराहनीय है। आज उनके कारण से कहीं ना कहीं मार्केट में इन चीज़ों की के बारे में बात की गई है। तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, हृदय की गहराइयों से करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि कहीं उनसे अलग नहीं है। एक मेरा ये अपना अनुभव है, मैंने अपना ज्ञान, अपनी जो रिसर्चिस जो मैंने आज भारत को या इसको देने की कोशिश की है, तो इसमें आते हैं लोगों की फिर क्या फीडबैक आते हैं। पर सर मैं वही पूछ रहा था आपसे कि वास्तु क्या फिर इसमें हेल्प कर पाएगा अगर कोई अपने मर्जी का काम भी कर रहा है, तो देखिए, और चीज़ें भी ग्रह सारे सही बैठे हैं, फिर भी कुछ बात बन नहीं रही है। अब देखिए, इसमें वास्तु कैसे काम करता है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमारे 12 भाव होते हैं, इसमें जो 11 नंबर हाउस है ये हमारी इच्छा पूर्ति का हाउस है, और जो दूसरा नंबर हाउस है ये पैसे का हाउस है। तीसरा नंबर जो हाउस है ये हमारी नेम एंड फेम या पराक्रम का हाउस है। 5वां जो नंबर हाउस है ये हमारी हेल्थ एंड रिलेशनशिप का हाउस है, और 7वां घर हमारी शादी का या मैरिज का घर है। तो जब जो भी मैं वास्तु देख रहा हूँ, अभी जितने भी वास्तु कंसल्टेंट आ रहे हैं, इनके हिसाब से ये क्या बोलते हैं कि 11 नंबर वेस्ट की आपको जगह में बैठना चाहिए, वह आपकी इच्छा पूर्ति की राशि है। वेस्ट को अट्रैक्शन की जोन कहते हैं, अट्रैक्शन का, या उसको डिजायर फुलफिलमेंट का जोन कहते हैं। जबकि ये मेरा ये मानना है कि वह आपकी इच्छा पूर्ति की राशि नहीं है, वो कालपुरुष की राशि में है, जिसका 1 नंबर का लगन है। मेरा ये मानना है कि आपके 11वें घर में जो राशि बैठी है वह जोन आपकी इच्छा पूर्ति का जोन है। अब मेरी अपनी मैं राशि की बात करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे 2 नंबर की राशि बैठी है, यानी कि 2 नंबर का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट। 12 राशियाँ हैं, इसी प्रकार से इन 12 राशियों को 16 जोन में डिवाइड किया गया है। तो 2 नंबर की राशि का मतलब नॉर्थ वेस्ट। अभी मैंने अपना ऑफिस नॉर्थ वेस्ट में बिठाया है, और वहीं पे मैंने अपना विजन बोर्ड लगाया है, और वहीं पे बैठकर मैं अपना मैनिफेस्ट करता हूँ, और मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मेरे अभी वेस्ट की राशि 11 नंबर राशि कर्क लगन वालों के 8वें घर में बैठी हुई है, और 8वां घर किसका है? नुकसान का है।
8वां घर पीड़ा का है, 8वां घर किसी का है। अभी वह व्यक्ति यदि वेस्ट में जाकर बैठ जाएगा तो उसको प्रॉफिट आने के बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग के सर वेस्ट में जाकर उनके डिज़ायर फुलफिलमेंट भी हो रही मैं है। कह रहा हूँ ना, तो उनकी यदि वह, मैं तो सभी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कर्क लगन वालों की बात कर रहा हूँ। यदि कर्क लगन वाले, यदि या तो वो उसी फील्ड का काम कर रहे हो, यदि वो माइनिंग का काम कर रहे हैं, यदि वह कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, यदि वह इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके लिए वह एरिया वेस्ट में बैठना काम करे। लेकिन यदि वो उससे रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं और फिर वो वेस्ट में जाके बैठ रहे हैं तो वह एरिया उसके लिए अपोजिट में काम करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से 2 नंबर हाउस पैसे का हाउस है। यहाँ पे कौन सी राशि बैठी है, मान लीजिए मेरे यहाँ पे 5 नंबर राशि बैठी है, किसी की 6 नंबर बैठी है, तो 6 नंबर का मतलब नॉर्थ राशि, नॉर्थ दिशा, क्योंकि 6 नंबर में जो जोन आता है वह कन्या राशि का आता है। कन्या राशि का मालिक बुध है, या अब यहाँ पे नॉर्थ दिशा आ गई। अब अपने पैसे की यहाँ फिर वो नॉर्थ में बैठ के काम करना शुरू कर दे, या फिर नॉर्थ में पैसे रखना शुरू कर दे, एक नोट काउंटिंग की मशीन रखना शुरू कर दे, वहाँ पैसे की फ़ोटो लगा दे, वहाँ पे पैसे की तिजोरी रख दे, पैसे का लेन देन उस दिशा में बैठकर करना शुरू कर देगा, तो उसको पैसे, वह जोन, उसका पैसे वाला जोन एक्टिवेट हो जाएगा। अब किसी को नेम एंड फेम चाहिए, आपको यूट्यूब में फॉलोअर चाहिए, तो तीसरा हाउस नेम एंड फेम का होता है, तीसरा हाउस सेक्स एंड अट्रैक्शन का होता है। अब वहाँ पे यदि व्यक्ति अपने सोशल मीडिया के लिंक लगा देता है उस जोन के जोन में डायरेक्शन के अंदर, और वहाँ पे अपना एक CV बना के लगा देता है, वहाँ पे अपनी एक फ़ोटो लगा देता है, वहाँ पे एक अपना कोलाज बना के लगा देता है, तो बहुत ही जल्दी उसका नेम एंड फेम इस ब्रह्मांड में फैलना शुरू हो जाता है। लोग उसे मिलने शुरू हो जाते हैं, लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार से हमारा पंचम हाउस होता है जो हेल्थ एंड रिलेशनशिप का जोन है। यदि हम चाहते हैं कि हम हेल्थी रहें तो हमें पंचम हाउस में के जो जोन में बैठ के हमें योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ये लव एंड रिलेशनशिप का जोन भी है। यदि हम अपनी फैमिली की फ़ोटो वहाँ लगा देते हैं तो हमारे आपस में जो रिलेशन, लव एंड रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। ऐसी किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो उसे 7th हाउस में बैठना चाहिए। इसी प्रकार से इन राशियों के ज्योतिर्लिंग हैं, आपको जो काम करना है उससे रिलेटेड ज्योतिर्लिंग में यदि आप विजिट कर लेते हैं तो वह आपकी इच्छा पूर्ति भी होने लग जाती है। सर जो ज्योतिर्लिंग जिसके हैं वो आप हमें दे देना, हम डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग आपको मैं दे दूंगा, तो इस प्रकार से आप उसको डाल देंगे और वो ज्योतिर्लिंग में विजिट करते हैं तो सामने वाले की इच्छा पूर्ति होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वास्तु हो गया। सर जो आपने बोला कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसको इस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, कोई जनरलाइज डायरेक्शन है, मतलब आपको उसको अपनी कुंडली या कोई जनरलाइज डायरेक्शन नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जितने भी ये उपाय हैं ये आपकी राशि से, आपकी जन्म कुंडली से देखकर ही आपको बताया जा सकते हैं। मैं कभी भी ऐसे उपायों का मैं नहीं करता कि आप एक एग्जाम्पल से बताइए। जब भी आप कोई हार्ट का डॉक्टर है, क्या कभी बोलते थे कि आपकी हार्ट रेट, अब आपको जैसे ही हार्ट का ऑपरेशन हो जाए, ये हार्ट अटैक आ जाए तो आप फटाफट ये अपना चीरा लगा लेना और अपना ऑपरेशन कर लेना। वो ये जरूर बता सकता है कि आप इसको, सांस को कैसे गति दे सकते हैं, सांस को कैसे रोक सकते हैं, ये एक प्रिकॉर्मेंट आप घर पे कैसे कर सकते हैं, लेकिन जाना तो आपको डॉक्टर के पास ही पड़ेगा ना। तो एस्ट्रोलॉजी को आप इतना हल्के में ना लें। और सर वैसे आप वास्तु और न्यूमरोलॉजी में किसको ज़्यादा सटीक मानते हो? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी तीनों ही आपको चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसमें न्यूमरोलॉजी का कैसे क्या रोल आता है, जैसे हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्वों से मिलकर, जिसमें पहला तत्व वायु आ गया, अग्नि आ गया, वायु आ गया, पानी आ गया, पृथ्वी और स्पेस आ गया। जो आकाश वाटर एलिमेंट है जिसको हम 1 नंबर से देखते हैं। अब आज के बच्चे यदि किसी की कुंडली में 1 नंबर नहीं है तो उनमें विटामिन डी की कमी होगी, उसमें कैल्शियम की कमी होगी, वे अपनी बात को सामने वाले के पास रख ही नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन उसके अंदर गैप होगा। अब यदि किसी बच्चे की कुंडली में 3 और 4 नंबर नहीं होंगे तो इसका मतलब उसका एयर एलिमेंट मिस हो गया। ये आप डेट ऑफ बर्थ में कह रहे हो? डेट ऑफ बर्थ में कह रहे हैं। अब मैं राशि की बात नहीं कर रहा, जो और अभी ये तक सबके लिए लागू है? ये सबके लिए लागू है, क्योंकि ये एलिमेंट है। तो उसके परिवार में किसी न किसी को सांस की दिक्कत आएगी, उसे मार्केट में वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, उसे अपनी ही बात सामने वाले के पास रखने में दिक्कत महसूस होगी, प्रॉब्लम महसूस होगी, उसको किसी से मदद मांगने में भी दिक्कत महसूस होगी, उसको अच्छे कर्मचारी नहीं मिल पाएंगे, उसको वेल्थ क्रिएशन में दिक्कत आएगी, रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। जिसके पास कौन सा एलिमेंट नहीं है? एयर एलिमेंट नहीं है, यानी कि 3 और 4 है। यदि मान लो उनके पास 3 में से या 4 में से एक एलिमेंट है तो ये 50% हो गया, दोनों नहीं है तो 100% हो गया, दोनों हैं तो 100% उसके पास ये एलिमेंट है। अब मैं बात करता हूँ 9 नंबर की, यानी कि फायर एलिमेंट की। अब किसी बच्चे के पास फायर एलिमेंट नहीं है तो मतलब उसके पास प्लानिंग है तो काफ़ी है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। अब वो बंदा क्या है, जिसे कहते हैं ना कि सर मैं काम को शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, आलसी जिसे कहते हैं कि आलसपन बहुत ज़्यादा आ रहा है, कि उसका मतलब उसकी बॉडी में क्या नहीं है? फायर एलिमेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, और थोड़ा सा काम करता है थकावट मारने लग जाता है।
या उसको जो गुस्से का लेवल है इम्बैलेंस हुआ हुआ है, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या गुस्सा उसको आ ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का हो गया है। खाने का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह इसका ख़राब हो रहा है। तो ये कौन सा फायर एलिमेंट। अब मैं बात करता हूँ अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट में 3 नंबर आते हैं, 2, 5, 8। जिसके पास अर्थ एलिमेंट नहीं है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, वह हवा में बातें करेगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो जब भी बात करते हैं तो हवा में बात करते हैं, वह मतलब कभी भी काम जमीन से जुड़े आदमी जमीन से जुड़ा आदमी वो नहीं होगा यदि किसी के पास अर्थ एलिमेंट नहीं होगा। 2, 5, 8 हवाबाज सर होगा, आजकल तो हवाबाज। किसी के पास अर्थ एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे हर लोग आदमी हवाबाज हो रहा है। 2000 के बाद पैदा हुए हैं। सोशल मीडिया पे तो सारे ही है हवाबाज। तो ये एक अलग बात है, इसकी बात अपने एस्ट्रोलॉजी में करेंगे। लेकिन एक बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन होगी, उसको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होगी, उसको उसका खुद का घर बनाने में दिक्कत आएगी। 2, 5, 8 नहीं होगा तो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं काल सर्प दोष होगा, 90% ऐसा भी देखा गया है। ज़मीन से जुड़ी हुई ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, ज़मीनी विवाद उसके ज़्यादा आएंगे। अब मैं बात कर रहा था स्पेस एलिमेंट के बारे में। स्पेस एलिमेंट में 7 और 6 नंबर आते हैं। यह एलिमेंट भी स्पोर्ट का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्ट है वो फैमिली की स्पोर्ट है, और जो 3 और 4 एयर एलिमेंट था, यहाँ जो स्पेयर था वो फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर बाकी लोगों की स्पोर्ट थी। तो 7 और 6 जब नंबर मिसिंग होते हैं तो आदमी को कहीं ना कहीं फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल पाती है। तो आदमी को स्पेस यानी कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पे भी रहने के योग हो जाते हैं। स्पेस यानी कि आकाश, आदमी अपने आप को स्पेस नहीं दे पाता, अपने आप को पूरा बिजी रखता है। मतलब कि या तो लोगों के साथ में इतने अच्छे रिलेशन बना लेगा कि बाद में उन्हीं सामने वालों को इतनी ज़्यादा वो बाउंड्रीज नहीं क्लियर कर पाता है, सामने वाले के साथ में स्पेस नहीं क्लियर कर पाता है कि एक आदमी को लगे कि मेरे को एक स्पेस मेंटेन करना था, वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज या स्पेस को जैसे हम कहें ना वो मेंटेन नहीं करता, कि खुद के बनाए हुए रिश्तों में खुद ही उलझा रहता है। ऐसा 7 और 6 नंबर में यदि वो स्पेस एलिमेंट मिसिंग होगा तो ऐसा उसकी बॉडी में देखा जाएगा। सर न्यूमरोलॉजी में कुछ उपाय या रेमेडीज ऐसे भी हम देखते हैं कि जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखने होते हैं अपने हाथ पे या कहीं पे लिखने होते हैं तो ऐसे काम कर जाते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिकल बात होती है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कोई भी नंबर्स आप हाथ में लिख लें उससे आपको कोई भी पैसा नहीं आने वाला है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पैसा आपकी कुंडली में तभी आएगा जब पैसे का प्रॉमिस आपके साथ में होगा। हाँ, इसमें कुछ वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र हमारे एस्ट्रोलॉजी में जरूर बताए गए हैं। यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो हमें इस प्रकार के पैसे का, लक्ष्मी जी का प्रसन्न होना हमारी लाइफ में हो सकता है। अभी मैंने एक मंत्र अभी एक रिलीज़ किया है, इसको आप मेरे यूट्यूब में चार लभूषण में जाके देख सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का एक मंत्र है जो भी आपको किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। समुद्र मंथन के वक्त जब लक्ष्मी जी का प्रकटीकरण हुआ था तब सूर और असुरों ने उस मंत्र का को गाया था, उस मंत्र को बोला था लक्ष्मी जी का प्रकटीकरण करने के लिए। तो वह मंत्र जिसका जो पूरा विस्तार के रूप में श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में उसका वर्णन किया गया है। वो महासुदर्शन शतक जो माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पढ़ा जाता है, उसमें भी इस जो मंत्र का उल्लेख है। यह मंत्र मेरे आचार्य लभूषण की जो एक जो यूट्यूब का चैनल है, इसमें महालक्ष्मी मंत्र के साथ इसको आपको आपके घर के जो पानी का कैंपर है उसके पास में चला के छोड़ दीजिए। ये 50 मिनट का करीब एक मंत्र है जिसमें 108 बार इसको गाया गया है। और फिर इस मंत्र को, ये पानी एक चार्ज हो जाता है, आप पूरा दिन इस पानी को पिए और आप देखिए किस प्रकार से आप लक्ष्मीवान बन जाते हैं। जबकि मैं बताता हूँ कि इस प्रकार से जो फ़ॉरेन के जो लोगों के अपने नाम बता दिए ये कर लो, उससे अच्छा हमारे भारत में ही, भारत के सनातन धर्म को हम फ़ॉरेन में, विदेशों में फैलाएं, ना कि भारत। पर सर ये जनरल हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है। तो सर यहाँ पे फिर भाग्य का प्रॉमिस कहाँ गया? देखिए यहाँ पे भाग्य का मैं प्रॉमिस फिर मैं कह रहा हूँ कि हम भाग्य को कुछ चीज़ों को लेकर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह हम लक्ष्मी जी के आशीर्वाद को, लक्ष्मी जी के वाइब्रेशन को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हम वो पानी पी रहे हैं जिसमें अब लक्ष्मी जी की वाइब्रेशन चली गई है, जिसमें लक्ष्मी जी का मंत्र एक प्रसाद के रूप में वो चला गया है। अब पानी चार्ज हो गया है, अभी हम उस पानी को पूरा दिन ग्रहण करते हैं तो हमारी जो बॉडी की वाइब्रेशंस हैं वो इतनी अच्छी हो जाएंगी कि हम ब्रह्मांड के अंदर हमारा जो हमारा आभा मंडल है, जो हमारा ओरा है, वह मजबूत होगा और चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग बनने लग जाती हैं। तो सर फिर तो कोई रेमेडी करने की, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। माँ लक्ष्मी जी को खुश करो। पैसा भाग्य में नहीं है तो फिर ये उल्टी बात हो गई ना। फिर देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है
कि आपने एक मंत्र कर लिया, आपके सारे काम बन गए। यह आपकी एक चटनी के रूप में काम करता है, यह खाने में एक भोजन के रूप में काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना तो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजर के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन यह एक न्यूमरोलॉजी खाने को चटनी है। तो जब खाने में ही खाना ही नहीं लिखा तो चटनी कैसे चटनी खा के क्या फायदा होगा ये बताओ। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यदि आपको अपना भाग्य को चेंज कर, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, एस्ट्रोलॉजी कोच के रूप में काम करती है। जैसे आप बीमार होते तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। आपको फिट होना है तो आप एक जिम के कोच के पास जा रहे हैं, आपको एक मेडिटेटर कोच के पास जाना है। उसी प्रकार से मैंने आपको अभी आप एस्ट्रोलॉजी एक वह किताब है, एक वह मॉड्यूल है, जैसे आप मार्केट से एक प्रोडक्ट को लेकर आते हैं और वह प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, यह आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट, यह वो किताब है। जैसे आपका जन्म हुआ और आपके साथ में वह बुक, वह पुस्तिका पे आ गई है, इस प्रकार से ये काम करती है। तो मैं तो फिर सर न्यूमरोलॉजी के उपाय पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान दूंगा। काम जब एस्ट्रोलॉजी प्लेट के ही उपाय पूरी है वो करेंगे, है। लेकिन न्यूमरोलॉजी और वास्तु उसको डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई करने में आपकी मदद करेंगे। विद्याएं तीनों ही काम करनी पड़ेंगी, न्यूमरोलॉजी से भी आपको काम करना पड़ेगा, आपको वास्तु से भी काम करना पड़ेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी से भी काम करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी चीज़ का जो सार है, किसी भी चीज़ का जो चीज़ें हैं, वह एस्ट्रोलॉजी है, वह आपकी जन्म पत्रिका है जो आपके जन्म के समय आपकी बनती है। सर ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी भी श्रापित है, वो पूरी 100% सक्सेसफुल नहीं है, मतलब 95-90% तक ही वो काम कर पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो एस्ट्रोलॉजी है वह भी श्रापित है। अब वह श्रापित क्यों हुई? एक बार समय की बात है कि एक बार ऋषियों में आपस में चर्चा हो गई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से तीनों में से सबसे विद्वान या सबसे महान कौन है। तो उसमें भृगु ऋषि एक ऋषि थे, जिन्हें यह जिम्मेवारी दी कि आप जाएं और आप जाकर तीनों देवताओं में से हमें बताइए कि हम किस देवता को सबसे महान माने। तो भृगु ऋषि ने इसको स्वीकार किया और वह तीनों देवताओं के पास कर्म में जाने लगे। सबसे पहले वह ब्रह्मा जी के पास गए। जो भृगु ऋषि थे वह ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र थे। मानस पुत्र क्या होता है सर? एक ऐसे जिन्हें हमें जैसे जो शिव जी हैं, वे भी भगवान ब्रह्मा जी के माथे से उनका जन्म हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनका जन्म उनकी पेट से ना होके मन से हुआ है, या माथे से हुआ है, या पेट से हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी का जन्म ऐसा कहा जाता है, देवी देवताओं का जन्म पसीने से भी हो जाता है। पसीने से हुआ है। जैसे ये भगवान हनुमान जी के पसीने से उनके पुत्रों का जन्म हुआ था। जो ब्रह्मा जी का जन्म है वो विष्णु जी के नाभि में से हुआ था। ऐसा कहा गया कि शिव जी का जन्म है वो भगवान ब्रह्मा जी के माथे से हुआ था। जब वह जन्म उनका ब्रह्मा हुआ जी था, का खुद का जन्म विष्णु जी की नाभि से हुआ था। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। ओके। तो अभी मैं बात कर रहा था, सबसे पहले वो तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने ना तो ब्रह्मा जी को नमन किया, ना ब्रह्मा जी की उन्होंने स्तुति गाई। इस बात को लेकर ब्रह्मा जी उनसे नाराज़ हो गए। तब उन्हें कुछ कहने ही वाले थे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये मेरा मानस पुत्र है, मैं उसे कुछ ना कहूँ तो ये अच्छा है। तो यह सब देखे भृगु ऋषि जी व्यथित हो गए और वह वहाँ से चले आए। इसके बाद वह चले गए भगवान शिव शंकर जी के पास, शंकर जी के पास। तो शंकर जी ने जैसे ही देखा कि भृगु ऋषि आ रहे हैं तो वह अपने आसन से खड़े हो गए और उन्होंने उनका स्वागत किया। और उन्होंने बोला कि आप देवता आप मेरे पास कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला कि आलिंगन करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। आलिंगन मतलब गले मिलने के उनकी तरफ बढ़ने लगे। तो ऋषि शिव जी खुश हो गए। शिव जी खुश हो गए कि भृगु ऋषि जी या मेरे दर पर आए हैं, मेरे से मिलने आए हैं। तो लेकिन भृगु ऋषि जी ने वहाँ पे शिव जी वहाँ से गले मिलने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप तो सृष्टि का नुकसान करने वाले हैं, मैं आपसे गले नहीं मिलूँगा। तो भगवान शंकर जी ने बोला कि मैंने ऐसे क्या कर दिया कि आप देखो ना कि कोई भी सुर या असुर आपकी तपस्या करता है और आप उससे खुश होकर वरदान दे देते हैं और बाद में वो सृष्टि का नुकसान करता है और बाद में वो कहीं ना कहीं देवताओं को उनको बचाने में लगना पड़ता है। तो इस बात को सुनकर शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको मारने के लिए त्रिशूल उठाया। अच्छा। तो फिर पार्वती जी ने बीच में आकर कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा उनका गुस्सा शांत किया और यह बात देखकर भी वो वहाँ से चले गए। अब वो चले गए विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी अपने महालक्ष्मी जी के पास सो रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने विष्णु जी को आवाज़ लगाई, तो लेकिन विष्णु जी नींद में थे तो वह नहीं जागे। तो इस बात को लेकर उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने ज़ोर से विष्णु जी के जाकर छाती पे लात मार दी। तो जैसे ही विष्णु जी पे लात मारी तो विष्णु जी जाग गए। चूँकि विष्णु जी की जो छाती थी वह वज्र की थी, वज्र यानी कि पहाड़ों जैसी मजबूत छाती थी। तो अब विष्णु जी को लगा
कि मेरी छाती तो वज्र की है, लेकिन इनके जो पैर हैं वो तो इंसानों के पैर हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मेरी छाती पे लात मारी है, तो मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके पैरों में कोई चोट तो नहीं लगी। तो उन्होंने उनके पैरों को पकड़ लिया, तो उन्होंने बोला कि हे देव, कि आपके पैरों में कुछ चोट तो नहीं लगी। तो यह देख जो ऋषि, भृगु ऋषि थे, वह प्रसन्न हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो तब से उन्होंने कहा कि तीनों देवों में मैं विष्णु जी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। लेकिन यह देख लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। लक्ष्मी जी विष्णु जी को ये कहने लगी कि आप अभी भृगु ऋषि को श्राप दें, आप इन्हें अभिशाप दें। लेकिन विष्णु जी ने यह सब करने से मना कर दिया। मैंने बोला था कि जो एस्ट्रोलॉजी लिखी किसने थी? पाराशर जी ने। लेकिन बाद में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम भृगु ऋषि ने भी किया, जिसे भृगु संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसे भृगु नंदी नाड़ी के रूप में से भी जाना जाता है। तो ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे। तो तब से लक्ष्मी ने एस्ट्रोलॉजर को या भृगु ऋषि को यह श्राप दिया कि आपको भी अपने जो उपाय करने के लिए आप खुद उसके लिए आप नहीं माने जाएंगे, आपको यदि उपाय करने पड़ेंगे तो आपको भी कहाँ जाना पड़ेगा? अपने गुरु के पे जाना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी कभी भी 100% सच्ची साबित नहीं होगी, या 99% पे जाके रुक जाएगी। और तब वह वहाँ से विष्णु जी से रूट कर कोल्हापुर के अंदर लक्ष्मीपुर में जगह में जाकर स्थापित हो गई। आज भी तिरुपति बालाजी, जहाँ विष्णु जी का दरबार है, वहाँ से साल में 2 बार माँ लक्ष्मी जी के लिए वहाँ पे साड़ियाँ भेजी जाती है, वहाँ उन्हें भात भेजी जाती है, वह रस्में अदा की जाती है जो हमारे परिवारों में आपस में की जाती है लक्ष्मी जी के लिए। सर आपने तो बिल्कुल ऐसे बता दिया कि आप वहाँ पूरा टेलीकास्ट देख रहे थे। फिर ये अगर ऑडियंस को पढ़ना हो इसके बारे में और, तो ये किसमें लिखा हुआ है? ये आप पूरा गूगल पे, यूट्यूब पे भी है, इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं हमारे स्कंदों में, पुराण में, वेद में, उसमें किसमें लिखा हुआ है? ये विष्णु पुराण के बारे में, इसके बारे में पूरा इसका बारे में वर्णन किया गया है। सर एक एस्ट्रोलॉजर अपने उपाय अपने ऊपर नहीं लगा सकता, उसको अपने गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। एक एस्ट्रोलॉजर जो प्रोफेशनली इसके अंदर काम करने लगा है, वह अपने उपाय उसके ऊपर खुद के ऊपर लागू नहीं होंगे। यदि उसको अपने कहीं वो पीड़ित हैं, कहीं वो समस्या के अंदर हैं, तो उसे अपनी समस्या का हल अपने गुरु से ही, उससे पूछ कर ही करना पड़ेगा। और अगर कोई प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो अपना चार्ट देखना सीख गया, तो वो रेमेडीज करता है तो कर सकता है? यदि वह प्रोफेशनल नहीं कर रहा है, वह किसी को नहीं बता रहा है, तो वह अपने उपाय घर पर कर सकता है। बट सर वैसे अगर कोई ग्रह खराब चल रहा है और रेमेडी के तौर पे कुछ एक उपाय है, तो वो तो सेम ही होगा। अगर एक पर्टिकुलर ग्रह खराब है तो आपको गुरु बताए या आपको खुद को मालूम, वो तो उपाय ही है। नहीं, देखिए इस बात में बहुत फ़र्क है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब वह प्रोफेशनली काम करता है तो उसे बहुत सारी नीतियों का, बहुत सारे नियमों का एक पालन करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब अर्जुन का युद्ध हो रहा था दुर्योधन के साथ में, तब अर्जुन ने लास्ट वक्त पे युद्ध करने से मना कर दिया। तो उन्होंने कृष्ण जी से बोला कि मैं युद्ध क्यों करने जा रहा हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, सब कुछ तो है मेरे पास, ये जो सामने हैं ये भी तो मेरे भाई तो हैं, मेरे ही तो कजन हैं, इनको मारकर मैं कौन सा राज ले लूँगा, मैं कौन सा पैसा ले लूँगा, और मैं ले भी लूँगा तो उस पैसे का, राज का क्या करूँगा। तब कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का जो सार में लेकर बताया था कि आज जो दुर्योधन है, कि दुर्योधन राजा बनेगा तो इसकी नीतियाँ गलत हैं, इसके नियम गलत हैं, यह राज करने के लायक राजा नहीं है। यदि दुर्योधन राजा बनेगा तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपको राजा के रूप में नहीं, आपको एक शासक के रूप में, आपको एक नीति का पालन करते हुए धर्म की पालना करनी है। आपको यह नहीं सोचना है जब आपका शत्रु, चाहे वो नियम का, नीति का पालन नहीं कर रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो वह आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह कोई भी हो सकता है। तो आपको अपनी नीतियों का और नियम का पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी के नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी चीज़ें काम करेंगी। पर सर जैसे एक उपाय है कि कि वो गुरुजी भी बता रहे हैं कि भाई आपको गाय को खाना खिलाना है, और आपके मन में भी यही आया था अपना उपाय कि गाय को खाना खिलाना है, तो आप बिना पूछे गाय को खाना खिला रहे हो उनसे, तो ऐसा थोड़ी है कि वह नहीं करेगा वो। ये आपके मन में एक शंका है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि श्री मुख का, आपके मुख से निकली हुई बात आप करें वह पूरी हो, यह बात कौन करता है? गुरु करते हैं। अब गुरु का आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है? अभी आपने सुना होगा कि प्रथमे गुरु पूजिए तब पूजिए गणेश। गुरु की पूजा किससे पहले होती है? गणेश से पूजा होती है। गणेश से पहले भी किसकी पूजा होती है? गुरु की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? क्योंकि उसके अंदर शिक्षा, दीक्षा और वह संस्कार हैं जो उसने उस गुरु की पदवी को हासिल करने में लिए हैं। आज जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार्कंडे की उपाधि हासिल है। मैं आज एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने भी शिक्षा, दीक्षा और संस्कार अपने अंदर लिए हैं। मैं कोई उपाय किसी को बताऊँ
और वो सामने वाले को लगे, इस चीज़ की भी शिक्षा, दीक्षा और संस्कार होते हैं। चूँकि एस्ट्रोलॉजी मैंने बताया ना श्रापित है, चूँकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, श्रापित है कि यदि आप एस्ट्रोलॉजर के रूप में प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो अब आपके उपाय आपके नहीं लगेंगे। आप भगवान को मानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी को मानिए, या आप एस्ट्रोलॉजी को भगवान को नहीं मानते तो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानिए। आपको इसके नियम और इसकी नीतियों को फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऑल राइट सर, ये बड़ा ही गहरा एपिसोड था, बहुत इन डेप्थ जाके हमने बातें करी और इस एपिसोड को हम यहीं देते हैं विराम। अगर हमारी जनता को मज़ा आया ना तो भाई मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन भर दीजिए पार्ट 4 के लिए। सर के साथ हम एक और इन डेप्थ और ज़्यादा डिटेल में बातें करेंगे सर से, बट इस पॉडकास्ट को समय को देखते हुए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको और डिटेल में और चीज़ों के बारे में जानना है तो सर को आप रीच आउट कर सकते हैं, उससे जुड़ी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सर के यूट्यूब चैनल का गोल बटन भी यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है। सर के बहुत ज़्यादा तेज़ी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सर रेगुलरली कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पर आ रहा था। और अगर आपको लगता है कि आपको सर की किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए और आप सर से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या फिर आप जुड़ना चाहते हैं तो सर से जुड़ने की सारी डिटेल जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में है। सर जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से? मैं आज इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो सनातन धर्म है इसका प्रचार हमें पूरे भारत में करना चाहिए। कुछ बच्चे मेरे पास आके बोलते हैं कि सर एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ जो बातें हमारे भारत में ही होती हैं, पूरे विश्व में नहीं होती हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी भारत में नहीं है, इसको पूरा विश्व फॉलो करता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 2081 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य एक राजा हुए थे जिन्होंने सभी पंचांगों को मिलाकर, पंचांग जिसे हिंदू कैलेंडर के रूप में आप देख सकते हैं, उन्होंने एक हिंदू कैलेंडर जारी किया जिसे आज विक्रम संवत 2081 कहा जाता है। और अंग्रेज़ों को 57 साल लग गए इंग्लिश कैलेंडर को लॉन्च करने में। आज देखिए ना कि आज ईयर कौन सा चल रहा है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, 2024, और संवत चल रहा है 2081। और जबकि हूबहू इंग्लिश कैलेंडर वही बनाया गया जैसा कि हिंदू नववर्ष कैलेंडर है। तो मतलब कि 57 साल उन्होंने देखा कि हम किस प्रकार से इसकी कोई ना कोई अलग चीज़ या अलग चीज़ लेकर आ सकें, लेकिन वो नहीं लेकर। आज भी उन्होंने भी 7 दिवस बताए, इन्होंने भी 7 बात बताई, 12 महीने में 30 दिन, वो सब बातें जो वहाँ पे थी वो यहाँ पे भी इन्होंने लागू की। लेकिन वो एक बात को थोड़ा सा मिस कर गए। वो किस बात को? हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी विद्या के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार शनिवार का जो दिन है वो आराम का दिन है, शुक्रवार का दिन है वो एंजॉय करने का दिन है, जबकि अंग्रेज़ों ने संडे को आराम का दिन कह दिया। जबकि संडे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार संडे काम करने का दिन है, संडे सूर्य का दिन है। और संडे को किसी भी प्रकार की तली हुई चीज़ें या काले चने नहीं खाने चाहिए, क्योंकि काले चने या तली हुई चीज़ें शनि ग्रह से देखी जाती है और शनि ग्रह और सूर्य ग्रह आपस में दुश्मन है। और एस्ट्रोलॉजी की हिंदू मान्यता के अनुसार आपको शुक्रवार को खूब एंजॉय करना चाहिए और शनिवार को आपको किसी भी प्रकार की तली हुई चीज़ें या इस प्रकार की आप रेस्ट करें, आप आराम करें, क्योंकि सबसे जो बुजुर्ग ग्रह है वो शनि है, सबसे आराम करने वाला जो ग्रह है वो शनि है और संडे काम करने वाला ग्रह है। तो मैं इस प्रचार में लगा हूँ, इस अभियान में लगा हूँ कि किस तरीके से हमारे सनातन धर्म को पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैलाया जाए और हम अपने ही मंत्रों को, हम अपने ही ऋषियों की बातें कहों को अपने यूथ को और अपनी चीज़ों को बताया जाए। मैं इस अभियान में लगा हूँ। ऑल राइट सर, पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं इसी नोट पे। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। जय श्री राम। जय श्री राम।